27 जून 1980 को रिलीज़ हुई थी और आज 37 साल के बाद मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि मैं उन्हीं महान कलाकारों के साथ खड़ा हूँ जो कर्ज के लिए जिम्मेदार हैं, सिमी जी और ऋषि कपूर साहब। इससे बढ़ के खुशी क्या हो सकती है कि आज इतने बड़े थिएटर में, एक्सेसियर में ऑडियंस पूरी आई हुई है फिर से फिल्म देखने के लिए, जबकि उन्होंने 20-20, 25 बार, 30 बार स्मॉल स्क्रीन में फिल्म देख ली है और देखने के बाद भी यहाँ पर आ रहे हैं। तो इससे बढ़ के एक आप अच्छी फीलिंग शायद एक फिल्म मेकर को, एक फिल्म एक्टर को, फिल्म म्यूजिशियन को, फिल्म टेक्नीशियन को नहीं मिल सकती है। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल ऑफ यू, टू ऑल ऑफ यू फॉर दिस कॉम्प्लीमेंट एंड फॉर दिस जेस्चर दैट यू ऑल आर हियर। सर आप क्या कहेंगे इतने साल मैं जो ये इन्होंने कहा मैं वही रिपीट कर रहा हूँ, तो इन्होंने हम सब के लिए कह दिया है। सर एक सवाल, 1980 में जब ये फिल्म रिलीज हुई थी तो इतनी कामयाबी नहीं मिली थी और ओवर द इयर्स इसे कल्ट स्टेटस मिला, तो इस वक्त आप क्या कहना चाहेंगे फिल्म को याद करते हो? ये आज का दिन, आज का ये वक्त itself is proof enough to answer your question. लोग आज भी आए हैं ना, 37 साल के आज इस फिल्म का एक काइंड ऑफ अ प्रीमियर रखा गया है, लोग देखने आए हैं, तो itself is proving what I'm trying to say. सिमी जी, किस तरह की यादें जुड़ी आपकी फिल्म से? बहुत अच्छी यादें हैं, बट आई वुड लाइक टू ऐड टू दिस, आई थिंक 36 इयर्स हो गए हैं, आई बिलीव कि 36 इयर्स के बाद भी अभी लोग आगे आई एम श्योर, बिकॉज यू नो फिल्म्स इज वन वे ऑफ अचीविंग इमॉर्टैलिटी, एंड जो फिल्म्स अच्छी बनती हैं जहाँ पे सब डायरेक्टर का काम बहुत बढ़िया होता है, आर्टिस्ट, म्यूजिक, सब कुछ जब सब जुड़ जाते हैं तो दैट फिल्म बिकम्स इमॉर्टल, इट स्टैंड्स द टेस्ट ऑफ टाइम। सर फिल्म में आपके डांसिंग स्किल्स भी बहुत अभी आपने पूरा इंटरव्यू शुरू कर दिया है, चलो उधर चलना है। अभी एक बात और कहना चाहूँगा, हाँ जी, क्योंकि ऋषि कपूर और सिमी जी को बहुत कंप्लेंट थी कि जब कर्ज फिल्म हमने कंप्लीट की तो उसका प्रीमियर मैंने नहीं किया था। इन्होंने सोचा था कि मैं 37 साल के बाद करूँगा। तो मैंने सोचा कि 37 साल बाद प्रीमियर। एक बार आंखें भर के ये जो समा आपके सामने है इसे अपनी आंखों में, अपने जहन में, अपने दिलों में बिठा लो, क्योंकि फिर कब कहां ऐसा खूबसूरत समा बनेगा ये मुझे खुद नहीं पता। वेलकम सर, वेलकम एवरीबॉडी। ऋषि जी कह रहे हैं बैठ जाओ यार, बात तो उनकी मानो, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, बी सीटेड। ओके, आप सीट पे से भी फोटो ले सकते हैं, बैठ जाइए। थैंक यू, ताकि हम भी तो आप लोगों को देख पाए। May I please request Mr. Ghai to say a few words before we start the screening? And of course, अगर हमारे मीडिया के दोस्त कुछ सवाल करना चाहते हैं तो प्लीज आपके सवाल भी थोड़ी देर में हम लेंगे, लेकिन सबसे पहले 1980 कर्ज, सुभाष जी। मेरी जिंदगी की पहली प्रोडक्शन मुक्ता फिल्म्स 24 अक्टूबर 1978 में मैंने फिल्म शुरू की। उससे पहले मैं डायरेक्टर था कालीचरण, विश्वनाथ और एक दो फिल्मों का, लेकिन मुझे लगा कि मुझे ऐसी फिल्म बनानी चाहिए जो मैं बनाना चाहता हूं, और ऐसी फिल्म जिससे मैं ऑडियंस से या कमर्शियल
रंग से कंप्रोमाइज ना करूं, नहीं तो हर बार प्रोड्यूसर कुछ ना कुछ बोलता था, ये भी आइटम होनी चाहिए, वो भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। मैंने कर्ज फिल्म लिखी और उसकी इंस्पिरेशन जो थी कर्ज की स्टोरी की, वो मैंने री इनकारनेशन ऑफ पीटर परॉल्ट से एक सीन से ली। एक सीन था उसका मदर का। लेकिन जब मैंने पूरी स्क्रिप्ट कंप्लीट की तो मैंने उसके ऊपर उसमें काफ़ी म्यूजिक लिखा, मीन्स कि यहाँ क्या क्या आना चाहिए। और मैंने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के पास गया मैं, और मैंने उनसे कहा कि मैं ऐसी फिल्म लिख रहा हूँ सर जो आज के लिए शायद मॉडर्न है, आप मेलोडीज के किंग हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसको मॉडर्न ऑर्केस्ट्रा के साथ सजाया जाए और इसमें ऐसा म्यूजिक हो जो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने पहले ना दिया हो, भले उसकी साउंड बदले या उसकी कुछ अदा बदले या उसका कुछ लहरा बदले। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था प्यारे जी के लिए, लक्ष्मी जी के लिए। अगर आपने देखा होगा दर्दे दिल दर्दे जिगर गाना जो है वो हमारा पहला गाना था, लेकिन वो गाना जब बख्शी जी ने लिखा तो एक गज़ल के रूप में था। तो गज़ल कैसे गाई जाती है उसी तरह से, क्योंकि लड़का पार्टी में हीरो जो है हमारा गज़ल सुनाता है और लड़की मोहित होती है, तो एक कॉमन सी सिचुएशन में गज़ल जो थी वो बड़ी कॉमन सी लग रही थी। तो जब प्यारे जी आए तो हमने कहा कि इसको कैसे बदला जाए, और प्यारे जी ने और लक्ष्मीकांत और सब ने बैठ के ये डिसाइड किया कि इसको एक नया रूप दिया जाए। और आपके सामने जो गाना है दर्दे दिल वो एक मॉडर्न रूप में आया, जिसमें कि हमारे अमर जी भी गवाह हैं। जी बिल्कुल। ये एक हमारे हिंदुस्तान के बहुत एस म्यूजिशियन हैं, इनके बिना हमारी रिकॉर्डिंग होती नहीं थी। वाह। और मैंने कहा अमर जी को जाके रिकॉर्डिंग रूम में कि गाना ऐसे शुरू करते हैं कि जिसमें कि पहले वो वायलिन बजाता है हीरो हमारा, क्योंकि ही इज ए म्यूजिशियन। तो म्यूजिशियन कैसे वायलिन बजाएगा, वो मुझे ऐसी धुन चाहिए। और मुझे याद है अभी भी अमर जी थे वहाँ पर और उन्होंने अपने नोट्स बनाए, प्यारे जी से डिस्कस किया और ये ट्यून बनाई जो कि दर्दे दिल से पहले शुरू होती है, जो इंट्रोडक्शन में, जिसमें ऋषि कपूर जो उसको वायलिन में बजाते हैं। तो हैंड्स ऑफ टू मिस्टर अमर for the contribution in this film. Second thing, the casting part of it was very difficult for me. मैं शत्रुघ्न सिन्हा एक्शन फिल्म में बनाता था, तो सभी एक्शन हीरो ही मेरे सामने खड़े थे कि चलो साथ में फिल्म करते हैं। चिंटू जो थे ऋषि कपूर जिनका नाम है, रणधीर कपूर के भाई थे छोटे, और बहुत बड़े स्टार बन चुके थे बॉबी के बाद और काफ़ी म्यूजिकल फिल्में कर रहे थे। तो मैंने इनके भाई रणधीर कपूर से कहा कि मैं एक म्यूजिकल फिल्म बनाना चाहता हूँ, तो अब ऋषि कपूर से पूछो क्या वो करेंगे मेरे साथ, क्योंकि मेरी इमेज कुछ एक्शन फिल्म की है। तो आई डू नॉट नो दोनों भाइयों में क्या बात हुई, तो इन्होंने कहा मुझे सब्जेक्ट सुनाओ। मैंने इन्हें सब्जेक्ट सुनाया, इन्हें सब्जेक्ट अच्छा लगा और उसके बाद ये कहानी शुरू हुई। क्योंकि कास्टिंग मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि जो मोंटी कैरेक्टर है वो ऐसा होना चाहिए कि मोंटी लगे, उसके अंदर दर्द भी है, पेन भी है और म्यूजिक की एक लहर भी है, और इतना अच्छा म्यूजिशियन है जो कि एक सोलफुल म्यूजिक, क्योंकि म्यूजिक जो है वो एक आत्मा दूसरी आत्मा के तक पहुंचती है। वो जो नोट्स हैं जो आप सुनते हैं वो राजकिरण की आत्मा से सफर करती हुई ऋषि कपूर की बॉडी में आती है, लेकिन नोट सेम रहते हैं। इतना बड़ा हमारा ज्ञान हमको स्टडी करना पड़ता था। सेम नोट से ही वो आदमी जागृत होता है कि मेरा पिछला जन्म क्या था, क्योंकि साउंड की एनर्जीज जो हैं यूनिवर्सल एनर्जीज वो ब्रह्मांड में घूमती हैं। अगर आपने देखा हो कि उसके अंदर हम लोगों ने ब्रह्मा विष्णु महेश रीइंकारनेशन पुनर्जन्म की जितनी एनर्जीज थी उसका पूरा अध्ययन किया, तब जाके वो म्यूजिक बना। और उसके लिए उस सिवाय ऋषि कपूर साहब के कोई भी फिट हिंदुस्तान का एक्टर नहीं था। और मैं समझता हूँ अमेजिंग कि ऋषि कपूर जो हैं आज भी इतने सालों के बाद भी हिंदुस्तान के अगर टॉप 3 एक्टर्स हैं तो उनमें से मैं एक मानता हूँ ऋषि कपूर साहब को। बिग वन। तीसरी बात जो हुई इस फिल्म में चैलेंज था मेरे लिए वो था कि कामिनी का रोल कौन करेगा। स्क्रिप्ट तो हमने लिख दिया और लिख दिया कि ऐसा इतना कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर, क्योंकि मैं उस कैरेक्टर को वैम्प नहीं बनाना चाहता था। मैं उसको वो जो उन जमाने में वैम्प आया करती थी, अरुणा ईरानी थी, या जो नॉर्मल एक इमेजेस थी हमारी फिल्मों की कि एक वैम्प भी होती है वो बर्बाद कर देती है हीरो को,
उस तरह का कैरेक्टर मैं लिखा भी नहीं था और मैं चाहता भी नहीं था, लेकिन कौन करेगा। तो मेरे एक दोस्त हैं सोनलाल कंवर थे, मुझे याद है इस बात, तो उन्होंने उनकी फिल्म शायद आप कर रहे थे, हाँ, तो सोनलाल कंवर साहब को मैंने एक आइडिया सुनाया और मैंने कहा कि मुझे इस तरह के कैरेक्टर्स समझ नहीं आ रहा कि किसको लूँ। तो उन्होंने मुझे कहा यू गो टू सिमी, शी इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर ऑफ इंडिया, इसको एक्टर की जरूरत है, स्टार की जरूरत नहीं है। तो तब मैं सिमी जी के पास गया, तो सिमी जी को मेरा रोल सुना, बड़े अच्छे तरीके से चाय पिलाई, खाना खिलाया और कहा कि ये मैं पिक्चर नहीं कर सकती। तो वो खाना मेरा वहीं का वहीं रह गया। मैंने बोला डिनर इतना अच्छा मिल रहा है तो पिक्चर भी करेंगी, मैं पिक्चर नहीं कर सकती। और आप सच मानिए कि मैं सिमी जी के पीछे कम से कम 2 महीने चक्कर लगाता रहा कि किसी भी तरीके से आपको ये मेरी पिक्चर करनी है। क्या बात। अगर आपने फिल्म नहीं की तो मेरी फिल्म ये बन नहीं सकती। तो बड़ी मुश्किल से जब उन्होंने मेरा डेडिकेशन देखा तो ये मान गई, लेकिन आप श्योर हैं कि आप मुझे संभाल लेंगे, आर यू श्योर? मैंने बोला आप वो बाकी मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं राइटर हूँ, डायरेक्टर हूँ, मैं एक्टर को कभी धोखा नहीं देता, इतना मैं जानता हूँ। मैं बेचता नहीं कहानी, मैं कहानी बनाता हूँ। तो सिमी जी ने किया और आपके सामने है कि इट इज वन ऑफ द लीजेंड कैरेक्टर ऑफ इंडियन सिनेमा इट हैज बिकम, एंड सिमी जी आपके सामने है, एंड आई थैंक हर फॉर इट। बस ये 3 छोटी छोटी कहानियां मैं आपको बता सकता हूं आज के टाइम पे, बाकी आप ऋषि कपूर साहब से पूछ लीजिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर दिस। ऋषि जी, एक सवाल आ रहा है जहन में, आपने अपनी किताब में भी कर्ज फिल्म से जुड़ी कुछ बातें जो है लिखी हुई हैं। Which was the most difficult part of shooting कर्ज for you? आपका सवाल दूंगा, आपका जवाब दूंगा मैं, पहले जरा कुछ मैं पहले बिल्कुल। थैंक यू। पहले तो सुभाष जी को बधाई हो, क्या कमाल का उन्होंने थिएटर बनाया है। ये मुंबई में ऐसा सिंगल स्क्रीन तो मैंने पहली बार देखा जो इतना फैंटास्टिक है। और बधाई हो मुक्ता A2 को, आई बिलीव इट मुक्ता आर्ट्स 2, मुक्ता आर्ट्स 2, तो उनको बधाई हो। बाकी रहा हमारा सफर जो कर्ज का है, एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि कर्ज लगी थी उस दौर में जबकि सिर्फ एक्शन फिल्में चलती थी। वो दौर ऐसा था कि कोई भी रोमांटिक या म्यूजिकल फिल्म टिकती नहीं थी until unless उसमें कुछ बहुत कड़क बात होती। तो हुआ ये कि जब हमारी फिल्म रिलीज हुई तो इट वॉज एक्सेप्टेड वेरी वेल, बट इट वॉज नॉट अ वेरी बिग फिल्म इन द सेंस कि एक पिक्चर 1 हफ्ते बाद आ रही थी, उसका नाम था कुर्बानी। फिरोज खान साहब ने उसे डायरेक्ट किया था। उसमें फिरोज खान, जीनत अमान, विनोद खन्ना, अमजद खान, शक्ति कपूर, शॉट ओवरसीज, a lot of sex, a lot of and equally good music, सब कुछ था, भरपूर उस पिक्चर में था। सो ऑब्वियसली 1 हफ्ते के बाद उस पिक्चर ने हमको थोड़ा सा धक्का तो जरूर दिया था। लेकिन आज इस बात का मैं साबित करना चाह रहा हूं कि 37 साल होने जा रहे हैं जून के महीने में। आज भी आप यहां बैठे हुए हैं, आप तालियां बजा रहे हैं, खुश हैं। हम आज भी कर्ज की बात कर रहे हैं और किसी फिल्म की बात नहीं कर रहे हैं। अमेजिंग। हर फिल्म की एक तकदीर होती है, हर फिल्म की एक कशिश होती है। ये पता नहीं क्या कशिश है इस पिक्चर में। सुभाष जी का जादू था, म्यूजिक का जादू था, सिमी जी या सबका एक कंट्रीब्यूशन था। वो एक बहुत मुकम्मल पिक्चर बन जाती है। हम पिक्चर बनाते नहीं, बन जाती है। एक अच्छी पिक्चर और एक मेमोरेबल पिक्चर बन जाती है, और यही खासियत है कर्ज फिल्म की। मुझे आपको ये वाक्य सुनाना मैं बहुत जरूरी समझता हूं। मेरा पहला शेड्यूल था कर्ज का, और उस गाने के साथ था दर्द दिल। तो हुआ यूं कि मैं सेट पे आया तो मैंने सुभाष जी से पूछा कि सुभाष जी से पूछा कि कोरियोग्राफर कहाँ है, गाना कौन पिक्चराइज करेगा। तो उन्होंने कहा कि मैं करूंगा। तो मैं भी बीइंग फ्रैंक, तो मुझ में उतनी कन्विक्शन या मुझे आई वॉज नॉट वेरी हैप्पी दैट सुभाष जी खुद वो गाना पिक्चराइज करते, क्योंकि इन्होंने एक्शन फिल्में बनाई थी, तो वो गाना कैसे पिक्चराइज करेंगे उन्हें। तो मैंने थोड़ा ऑब्जेक्शन दिया, तो उन्होंने मुझे कन्विंस किया। हम लोग शूटिंग कर रहे थे, तुम्हें नहीं पसंद आया तो आई प्रॉमिस यू आई रीशूट द सॉन्ग।
तो मैंने उनकी कन्विक्शन देखी उनकी बातों में, तो मैंने कहा चलो ठीक है। आपको ये बताने में मुझे बड़ी खुशी होती है कि जो गाना आप देखेंगे दर्द दिल, ये एक्चुअली कोरियोग्राफर के बगैर किया गया है और सुभाष घाई साहब ने ही पिक्चराइज किया पूरा। बहुत कम ऐसे डायरेक्टर्स हैं जो कोरियोग्राफर का ना साथ लेते हुए गाना पिक्चराइज करते हैं, उनमें से सुभाष जी एक मेरी करियर में डेफिनेटली एक ये भी है जरूर। ये भी मुझे याद है कि जब हम शूटिंग करते थे तो सुभाष जी इतने मगन, इतने इन्वॉल्व थे कि वो गाना सुनाते थे, गाड़ी के जो बॉनेट होता ना उसमें वो रिदम के साथ मुझे गाना सुनाते थे। टीना मुझे जब हम शूटिंग करते तो वहां उस वक्त इतना एक आदमी कितना चार्ज्ड, सो मच इन्वॉल्व्ड इन हिज म्यूजिक, तो उस वक्त मुझे गाना सुनाते थे ये। जैसे कि गाने से मुझे याद आया, अनुपम खेर साहब मेरे साथ मजाक करते हैं। एक आज शो में मैं गया था तो उन्हें ज़ाहिर कर्ज से अगर बात चली तो वो गाना आता है ओम शांति ओम, तो उसके बोल ऐसे हैं कि मेरी उम्र के नौजवानों, जो आपको मालूम है आगे क्या है। तो अनुपम खेर साहब ने मुझे बोला कि अब तुम ये गाना छोड़ दो। मैं बोला क्यों? अब तुम गाओ, क्या उम्र थी, क्या समा था, क्या जमाना था, एक हसीना थी, एक जमाना था। तो दोनों ही गाने मेरे हैं, दोनों ही गाने फिल्म कर्ज के हैं, और दोनों ही उतने ही बड़े सक्सेसफुल गाने हैं। तो मैं आज के दिन लक्ष्मीकांत जी को याद करते हुए, प्यारे जी को शुक्रिया करते हुए, अमर भाई जो हमारे हैं यहाँ म्यूजिशियन हैं, गोरख भाई नहीं आ सके जिन्होंने वो गिटार का पीस बनाया था वो भी है, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने जो हमारी एक पूरी टीम की जो एक टीम वर्क थी वो मैं बहुत खुश हूँ आपको ये सब बताने के लिए। कर्ज के बहुत सी बातें हैं बट मैं आपका टाइम नहीं लेना चाहता, इतना चाहता हूं कि आप फिल्म भी देखें। आई होप यू एंजॉय द फिल्म एंड थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। मैंने पहले सोचा कि सुभाष घाई ने कोई जूनियर आर्टिस्ट मंगाया एक्चुअली थिएटर में देखने के लिए, मुझे इतना यकीन नहीं था कि इतने लोग आज कितने आएंगे देखिए पिक्चर के लिए। थैंक यू वेरी मच ऑडियंस, थैंक यू एंड आई होप यू एंजॉय द फिल्म। थैंक यू। वेल लेडीज एंड जेंटलमैन फॉर मोंटे। वो आज जब फिल्म की बातें हो रही हैं और फिल्म की बहुत सी यादें ताज़ा हो रही हैं, इतनी बातें अभी हमारी हुई, सिमी जी, what are the memories coming to your mind about the making of Curse, the shooting of Curse, the release of Curse, the songs? It's wonderful memories, and I would have been such a fool if I had not done this film. So I'm very happy that I did it. लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहना चाहती हूँ सुभाष जी के बारे में कि जब हम ये फिल्म बना रहे थे, ही इज़ राइट, जो चिंटू जी ने अभी कहा था, एक जुनून सा छाया हुआ था सुभाष जी पे. He was so charged. He was like a man with a mission. Right. And I think it was his dedication and his honesty, and we just followed whatever he did. And after that, even, I have to say something about Subhash ji, which I feel in my heart, Subhash ji. There are many filmmakers जो फिल्म बनाते हैं, अच्छी फिल्म भी बनाते हैं, बुरी फिल्म भी बनाते हैं, but वहीं रुक जाते हैं, फिर उससे आगे नहीं बढ़ते. But here is a man जिन्होंने मतलब एक छोटे से गांव से आए थे, छोटे से स्मॉल टाउन से आए थे, बड़े बड़े ख्वाब लेकर, और ये सारे ख्वाब एक के बाद एक पूरा कर रहे हैं. बिल्कुल. And I'm very proud of that. उन्होंने अपनी कंपनी शुरू की थी, फिल्म शुरू की थी कर्ज उसके साथ, फिर उन्होंने, he was one of the few people शुरू में जिन्होंने corporatize किया था अपनी कंपनी को. लोग नहीं कर रहे थे उस वक्त. You know, it was all done very differently. In fact, to insure films for the first time, Subhash ji was the man. Everything he did it in the American way. Yes. और उसके बाद देखिए उनकी contribution हमारी इंडस्ट्री पे कि उन्होंने एक इतना बढ़िया एक्टिंग ट्रेनिंग स्कूल, you know, Whistling Woods. Whistling Woods शुरू किया. कौन करता है ऐसा? Wow. कोई नहीं करता. क्या बात है? Amazing. And it's उनको क्या मिलता है उससे? कुछ भी नहीं. But he is giving. Wow. So as I say, he's not taking from the industry. He's giving to the industry. He's giving so much talent. I'm coming to that. I said, अब उसके बाद I was planning to go step 4. Step by step. 4. अब देखिए थिएटर भी उन्होंने अभी ये शुरू किया. अभी मैं उनसे पूछ रही थी कि what is the next dream? मुझे बताओ ना. अभी वो खामोश हैं, अभी नहीं बता रहे हैं, लेकिन हम लोगों को पता चल जाएगा और हम उनके साथ होंगे और हमारी तालियां हमेशा होंगी. वाह, क्या बात है, अमेजिंग. सिमी जी,
एक मिनट प्लीज मैं अपनी चिंटू जी के बारे में भी कुछ बिल्कुल मैं उसी पे आ रहा था, बिल्कुल 100%। मैं उनका सफर बहुत गौर से देख रही हूँ जब से वो मेरे साथ मेरा नाम जोकर में काम कर रहे थे एज अ यंग आर्टिस्ट। यस। और मुझे याद है मैंने एक लाइन बोला था उसमें कि मैं उसने बोला मैं सर से माफ़ी मांग रहा हूँ, मैंने कुछ गलती किया है, सब कुछ ऐसे कहा। फिर मैंने बोला बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते, और उन्होंने गौर से देखा मुझे, बोला मैं बच्चा नहीं हूँ। तो उसके बाद भी फिर उनका अगला स्टेप, अगला चैप्टर जो था जहाँ वो बहुत बड़े स्टार बन गए, एंड दैट ऑल्सो मैंने बहुत नाज से, बहुत प्राइड से मैंने देखा था कि वो कैसे ऊंचाई तक पहुंच रहे थे। So that was step 2, and now step 3 of chapter of his life when he's become a character actor and a finer actor. He's doing fabulous, whether he's Rauf Lala or whether he's doing a principal in a gay principal in the school, kuch bhi, he does it beautifully. One thing I've noticed, एक ही तार वहाँ से शुरू हुई थी उनके जीवन में आज तक, और वो तार है passion. जितने passion से ये काम करते हैं I've never seen. Wow. He loves his work. He gives his best in every shot. Whenever I've worked with him, he's lost. He is not Rishi Kapoor anymore. Wow. He is the character. Wow. And that's what I love about him. Whoa, amazing. Well, that's it. Thank you so much. पीछे हम पोस्टर देखते हैं, पोस्टर में ऋषि जी के हाथ में वायलिन देखते हैं, और of course we have Amar ji here, so if we can have 2 words from you, sir. Yes, definitely. Because पीछे जो वायलिन पीस प्ले हुआ, मैं कुछ बोलूं उसके पहले मैं आप लोगों को नमस्ते करता हूं सर, आप लोगों को भी। मैं इस इंडस्ट्री में 1966 में आया था। आई थिंक मेरा नाम जोकर वाज 1967, 68, 70s। यस। उस वक्त मैं वायलिन नहीं बजाता था, मैं मैंडलिन बजाता था। उस फिल्म का जितने मैंडलिन के पीसेस मेरे बजाए हुए थे, the throughout the one, yes sir. Wow. My father was a mandolin player. बहुत चिल्लाते थे इस मैंडलिन को हाथ मत लगा, because you are a violinist. हाथ खराब हो जाएगा, फिर वो छोड़ ही दिया मैंने। I joined लक्ष्मीकांत प्यारेलाल in 1966. आज जो कुछ भी हो उनका आशीर्वाद है। वाह। अभी अनमोल जी ने एक बात कही थी, इश्क और दीवानगी। इस पिक्चर के बारे में अगर हम कहेंगे, जब तक आपको अपने काम से इश्क नहीं होगी वो दीवानगी पैदा ही नहीं होगी, और जब दीवानगी पैदा होगी तब कर्ज बनेगा। वाह। और इसमें सिर्फ शिवाजी जी की दीवानगी नहीं है, ऋषि जी की भी है, सिमी जी की है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी की। एक एक चीज बोल रहा है, आज अभी भी लग रहा है कि कल बनी है फिल्म, कल का म्यूजिकल लग रहा है। वाह, बहुत अच्छी बात है सर, बहुत अच्छी बात है। हम लोग तो न जाना कितने म्यूजिक डायरेक्टरों के साथ काम कर चुके हैं, हर एक के सुरों में हम भीगते हुए यहाँ तक आए हैं। वाह। मगर मैं उससे एक बड़ी बात कहना चाहूँगा सुभाष जी के लिए। मैंने राज साहब जो ऋषि जी के पिताजी हैं, बहुत गर्व से हम उनको आदर से नाम लेते हैं। राज साहब हुए, गुरुदत्त जी हुए, यश जी हुए, राज कोसला जी हुए, सुभाष जी हुए, इनके फिल्म का म्यूजिक देख लीजिए आप। वाह। और ये सबको नहीं काबिल हो, सबको नहीं आया, ये बहुत डायरेक्टर्स आए, मगर म्यूजिक की पकड़ बहुत कम लोगों में है। इनके म्यूजिक फर्स्ट फिल्म से ही, मतलब कर्ज से लेके आखिर तक, परदेश, ताल तक देखिए आप। मैं ये समझता हूँ लता मंगेशकर सबको मिली, मगर लता मंगेशकर को यूज करने को भी आना चाहिए साहब। तो इन लोग उन म्यूजिक डायरेक्टरों से काम निकालते हैं। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने तो बहुत फिल्म की है, मगर कर्ज जैसे कितनी उनके पास, तो वो क्रेडिट इन लोगों को जाता है। वाह, क्या बात है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एड्रेस से बस हम इन लोगों के आशीर्वाद से, उन म्यूजिक डायरेक्टरों के आशीर्वाद से आज हम इस जगह पे खड़े हैं। थैंक यू, थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू सो मच। I genuinely thank everybody here, and before we, yes, सुभाष जी की जो है नजर घड़ी के ऊपर है, लेकिन हमारे पास सर जूडा भी है यहाँ पे actually sir, and Sir Judah is going, yes, Sir Judah is here, and he is going to actually announce the starting of the film. Sir Judah is here, and here, okay, Sir Judah क्या कह रहे हैं? Ladies and gentlemen, here we have Gaurav, who is the national head of Fever FM and Radio Nasha. Sir Judah here with us. Thank you so much, Gaurav. Okay, I will speak. I just want to say one thing, and this is to Subhash ji, to Rishi ji, to Simi ji, that
जब रेडियो स्टेशन का कॉन्सेप्ट रेडियो नशा जब हम डिस्कस कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि क्या करोगे इस नए रेडियो स्टेशन के साथ, बिकॉज वी हैड अ स्टेशन कॉल्ड फीवर जो कंटेम्प्रेरी गाने बजाता है, तो इस नहीं एक ऐसा स्टेशन करते हैं जो कूल रेट्रो होगा। तो अब जो मैनेजमेंट के लोग हैं उनको समझ में नहीं आता, उन्होंने कहा कूल रेट्रो का क्या मतलब है। Honestly, I'm saying, I just said one word. I said कर्ज. And that's how the station happened. So thank you very much. It's an honor that we have this film today, and that we've been really fortunate that you've been kind enough to associate with Radio Nasha. Thank you. Thank you so much, Rishi ji, Subhash ji, Sivi ji, Amar ji. Thank you so much. Also, I want to introduce our evening RJ. Ada is here with me from Radio Nasha. Who's here with me. Thank you so much. Thank you, Ada, for being here. Thank you so much, everybody. Please be seated. All right, ladies and gentlemen, Mukta A2 Art Cinemas and Radio Nasha Premier Nights. Here we present to you 1980 ki Cars. Sabina, where are you?